हेलो माय डियर स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हम गेस किए हैं। और आप सभी को गेस किए हुए क्वेश्चन को आप सभी को बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप सब बारीकी से समझिएगा और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इंट्रेंस एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और डेट बढ़ने के कारण आप ये मत सोचिएगा कि मुझे तैयारी है, इतना उतना तैयारी है, अब अभी तैयारी नहीं करेंगे। तो इस सब का हम लोग को सोचना नहीं है, क्या सोचना नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है, किसी बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती है? क्वेश्चन कहता है किसी बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी बल के कारण पिंड में जो उत्पन्न त्वरण हो रहा है वो द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण नहीं हो रहा है तो कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। क्या? जेट विमान कार्य करता है। कौन सा विमान कार्य करता है? जेट विमान। क्वेश्चन कहता है कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, जेट विमान कार्य करता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण नहीं हो रहा है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण नहीं हो रहा है, कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है तो जेट विमान कार्य करता है। क्या? जेट विमान कार्य करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को कर रहा है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर कौन सी राशि दोगुनी हो जाएगी? क्वेश्चन कहता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर किसी वस्तु को वेग को दुगुना करेंगे। क्या? वेग को दुगुना करेंगे तो उसका कौन सी राशि दोगुनी हो जाएगी? कौन सी राशि दोगुनी हो जाएगी? संवेग आपका हो जाएगा दुगुना। क्या? संवेग दुगुना हो जाएगा, संवेग दुगुना हो जाएगा। संवेग का मात्रक किसके बराबर होते हैं? संवेग का मात्रक किसके बराबर होते हैं? आवेग के बराबर होता है। क्या? आवेग का बराबर होता है। और संवेग आवेग का मात्रक क्या होता है सो भी देख लीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड या मीटर इनवर्स। इसी को पर मीटर इनवर्स को लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्या? सेकेंड इनवर्स। जैसे एस की पावर -1 दिए हो, इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सभी ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन अभी हल्लुक है। क्वेश्चन अभी शुरू से चल रहे हैं और लास्ट अभी बहुत ऑब्जेक्टिव है और अभी बहुत टाइम भी है। तो उतना टाइम में हम पूरा गेस किए हुए क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कर लेना है। क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को कर लेना है। तो अभी क्या चल रहा है? फिजिक्स चल रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर। क्वेश्चन कहता है बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्या? न्यूटन मीटर। और 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है 10⁴। कितना? 10⁴। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है 10⁴। केल्विन किस राशि का मात्रक है? क्वेश्चन कहता है केल्विन किस राशि का मात्रक है? ताप का। क्या? केल्विन किस राशि का मात्रक है? ताप का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग को कितना ऑब्जेक्टिव करना है? 20 ऑब्जेक्टिव करना है। तो आप सभी जुड़े रहिएगा और 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे, 21 ऑब्जेक्टिव करेंगे और 21 ऑब्जेक्टिव को बारीकी से समझेंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप सभी क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या? ज़रूर बताइएगा। 1 मिनट में माइक्रोसेकेंड कितने होते हैं? 1 मिनट में माइक्रोसेकेंड कितने होते हैं? 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होता है। क्या? 1 मिनट में
1 मिनट में माइक्रो सेकेंड कितने होते हैं? 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड आपका 6 गुने 10⁻7 6 गुने 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होता है। 6 गुना 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होता है। क्या 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? मीट्री पद्धति। मीट्री पद्धति में लीटर किस पद्धति का मात्रक है? मीट्री पद्धति को। अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी को दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है उसके बीच का कोण होगा। क्वेश्चन कहता है दो समान वेक्टर हैं, या आप सभी 11वीं में पढ़े होंगे या जो 10वां में है वो 11वीं में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसको याद कर लेना। क्या याद कर लेना? 10वां वाले 11वीं वाला सबको याद होगा। दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है उसके बीच का कोण होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं 11वीं वाला को याद है तो याद नहीं करिएगा, आप सभी भी रिवाइज कर लीजिएगा। 180 कितना 180 होता है। दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है उसके बीच का कोण होगा 180 डिग्री। कितना 180 डिग्री। त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल मान घट जाएगा। क्या घट जाएगा? अगर त्वरण का मान बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। आवर्तकाल का मान घट जाता है। त्वरण के मान बढ़ाने से आवर्तकाल का मान घट जाएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। क्या प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या अधिक होगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए। प्रतिध्वनि कब सुनाई देगा? जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक रहेगा तब प्रतिध्वनि सुनाई देगा। क्या तब सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन कहता है सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो, विस्थापन है वो आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा क्या होगा? शून्य होगा। क्या शून्य होगा। ये पॉलिटेक्निक 2009 और 2013 देखिए कितना पीछे का है। ये सभी अभी आज आ सकता है। क्या आ सकता है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस द्रव गैस में। क्या ठोस द्रव गैस में तीनों में। क्या अनुप्रस्थ तरंग तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है ठोस द्रव गैस तीनों में। और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन कहता है जब जल जमता है, जब जल जो बर्फ बन जाता है तो उसके अणुओं का बीच क्या होगा? अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। क्या अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन आप सभी को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछता है तो ये क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच क्या होगा? जल जमेगा तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जमेगा बढ़ेगा, जमेगा बढ़ेगा। क्या जमेगा बढ़ेगा। और अगला क्वेश्चन कहता है आप सभी को आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है। क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है ऊष्मा। क्या वह है आपका ऊष्मा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझ लीजिए। आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है ऊष्मा ऊर्जा। क्या ऊष्मा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। क्या? केवल ताप पर। पॉलिटेक्निक 7 और ITI 2009 में पूछा हुआ है। आप सभी ये मत समझिए कि क्वेश्चन आसान है, ऐसे हैं वैसे है। आप सभी जुड़े रहिए और अभी से टारगेट किए हुए क्वेश्चन को आप सभी को सभी क्वेश्चन दिखाएंगे। और ये पहला क्लास है। क्या? पहला क्लास है। और कितना क्लास चलेगा? अभी कितना टाइम बचा है? 25-26 डेज बचा हुआ है। कितना? 25-26 डेज बचा हुआ है। तो आप सभी को 25-26 डेज में केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों को कर लेना है गेस हुए क्वेश्चन को। और गेस किए हुए क्वेश्चन को करके इसके बाद जो देंगे उसमें भी गेस किया हुआ है उसका आप सभी को इससे थोड़ा हार्ड रहेगा। तो पहले आसान वाला करवा देते हैं, इसके बाद हार्ड वाला करवाएंगे, जिससे आप सभी को छोटे से बड़े लेवल तक ले जाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है उनके तापांतर पर। क्या? उनके तापांतर पर। पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ है और इसके बाद भी पूछा हुआ है। तो आप सभी मत सोचिएगा कि 2008 में पूछा है, अभी तक कितना हो चुका है, 2022 है, तो बहुत टाइम हो गया। और इस बीच में 2-4 बार पूछा है। कितना? 2-4 बार पूछे हैं। और पॉलिटेक्निक 2008 से पहले भी 2-4 बार पूछे हैं। तो यह सब नहीं समझना है कि ये सभी पूछा हुआ है, क्योंकि 21 में ये सब नहीं था। तो लगता है 22 में आ सकता है। और ये मत समझिएगा कि सभी क्वेश्चन आ सकता है और किसी एक बीच में से उठेगा। क्या? यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दे तो उनका आयतन प्रसार गुणांक उतना ही रहेगा। क्या? उतना ही रहेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको बारीकी से समझिए। यदि किसी धातु की छड़ लंबाई दोगुनी कर दे तो उसका आयतन जो है, आयतन प्रसार गुणांक उतना ही रहेगा। क्या? उतना ही रहेगा। आयतन प्रसार गुणांक उतना ही रहेगा। लंबाई को दुगुना कर देंगे तो आयतन प्रसार गुणांक उतना ही रहेगा। क्या? उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकता है? केल्विन पर। क्या? केल्विन पर। कौन सा तापमापी जो ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा, केल्विन ऋणात्मक तापमापी नहीं मापा जा सकता है। क्या? केल्विन आपका हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख। धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। क्या? धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षत्रीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। क्या? 1:2:3। क्या? 1:2:3। धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक तीनों का देखिए, पहले क्या है, रेखीय, इसके बाद क्षत्रीय, उसके बाद आयतन। पहले रेखीय, उसके बाद क्षत्रीय, उसके बाद आयतन। तो 1:2:3, 1:2:3। क्या? 1:2:3। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 21 ऑब्जेक्टिव कहे थे तो 21-22 तो हो चुका है ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी इतना को आज कर लीजिएगा और कल आप सभी को इससे आगे देखना है। कितना? इससे आगे देखना है। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद। आप सभी को इसको वीडियो कब स्टार्ट होगा, कब से क्लास होगा, इस सभी
इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा रहा है, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। क्या उसमें आप जुड़ जाइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।